एपिसोड 45 में कैप्टन गिनियो अपनी चाल चलता है और पिकोलो का बॉडी चुराने की कोशिश करता है क्योंकि उसे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी चेंज टेक्निक यूज़ करता है, गोहान तुरंत रिएक्ट करता है। वो फ्रॉग यानी गिनियो की ओरिजिनल बॉडी सीधा उस बीम के सामने फेंक देता है और पूरा बॉडी स्वैप रिवर्स हो जाता है। आखिर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गिनियो फिर से एक फ्रॉग बन जाता है और बुल्मा को उसकी ओरिजिनल बॉडी वापस मिल जाती है। उधर मेन फाइट में सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही होती है। फ्रीजा लगातार गोकू पर हावी रहता है। लड़ाई के बीच गोकू सोचने लगता है कि अगर वो हार गया तो फ्रीजा उसके सारे दोस्तों और अपनों को मार देगा। ये ख्याल उसे अंदर तक हिला देता है। वो और भी ज़्यादा ताकत निकालने की कोशिश करता है। फिर गोकू अपनी पूरी पावर रिलीज करता है और क्याओकेन को 20 टाइम्स के साथ एक मैसिव कामेहामेहा में छोड़ देता है। ये उसका अब तक का सबसे पावरफुल अटैक होता है, एक आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट फ्रीजा को हराने का। लेकिन इतना सब होने के बाद भी फ्रीजा बच जाता है और सबसे बुरी बात यह होती है कि क्याओकेन 20 टाइम्स का प्रेशर गोकू के बॉडी को पूरी तरह थका देता है। अब वो मुश्किल से खड़ा हो पाता है और कुछ पल के लिए लगता है कि उसकी लिमिट आ चुकी है। तभी गोकू को एक और विजन दिखाई देता है। इस बार उसे अपने पुरखों की याद आती है। वजीटा, उसके पिता बारडॉक और सैयन किंग वजीटा की तस्वीरें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगती हैं। ये याद गोकू को उसकी असल पहचान और उसके मिशन की इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। बस वही चिंगारी उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। गोकू खुद को जोर लगाकर उठता है जबकि फ्रीजा दोबारा उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। अगले एपिसोड में गोकू डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है अपनी अल्टीमेट टेक्निक स्पिरिट बॉम्ब यूज करने का। लेकिन ये प्रॉब्लम होती है, नामक के पास इतनी एनर्जी नहीं बची होती है कि स्पिरिट बॉम्ब को इनफ पावरफुल बना सके। इसलिए गोकू सिर्फ नामक ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे प्लैनेट से भी एनर्जी कलेक्ट करना शुरू कर देता है। जब ये सब हो रहा होता है, फ्रीजा इरिटेट होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि गोकू कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन क्या ये समझ नहीं पाता। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो लगातार अटैक्स करता रहता है ताकि गोकू को स्पिरिट बॉम्ब कंप्लीट करने का मौका ही ना मिले। आखिरकार फ्रीजा आसमान में बनती हुई स्पिरिट बॉम्ब को देख लेता है और गोकू को अटैक करके उसे लॉन्च होने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर पिकोलो बीच में आ जाता है। वो गोहान और क्रिलिंग से थोड़ी सी एनर्जी लेता है और फ्रीजा से लड़ना शुरू कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि गोकू को थोड़ा और टाइम मिल सके। लेकिन अफसोस ये भी काफ़ी नहीं होता। फ्रीजा आसानी से पिकोलो को ओवर पावर कर देता है और उसकी बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है। एपिसोड 47 में गोकू फाइनली स्पिरिट बॉम्ब लॉन्च कर देता है। वो अपनी बची हुई सारी ताकत उस अटैक में डाल देता है। स्पिरिट बॉम्ब सीधा फ्रीजा से टकराती है। एक पल के लिए लगता है कि फ्रीजा उसे रोक लेगा, लेकिन वो नहीं रोक पाता। अटैक उस पर भारी पड़ता है और एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन के साथ उसे पूरी तरह निगल लेता है। काफ़ी देर बाद पहली बार सबको लगता है कि खतरा ख़त्म हो गया है। सब रिलैक्स करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब फ्रीजा मर चुका है तो अर्थ वापस चले जाए। लेकिन तभी फ्रीजा दोबारा सामने आ जाता है। वो बुरी तरह इंजर्ड होता है, लेकिन अब भी जिंदा होता है और इतना पावरफुल भी कि सबको खत्म कर सके। बिना एक सेकंड गवाए वो गोकू पर डेथ बीम चला देता है। लास्ट मोमेंट पर पिकोलो गोकू को धक्का देकर उस अटैक से बचा लेता है और खुद वो बीम लगने से जमीन पर गिर पड़ता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, फ्रीजा अपना निशाना क्रेलिंग पर लगा देता है। वो आराम से क्रेलिंग को हवा में उठा लेता है और एक बेरहम मुस्कुराहट के साथ उसके बॉडी को अंदर से ही एक्सप्लोड कर देता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है। क्रिलिंग की मौत गोकू को अंदर से तोड़ देती है। वो पहले ही अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका होता है। अब उसका गुस्सा, दर्द और दुख एक साथ फूट पड़ता है। उसके बॉडी से भयानक एनर्जी निकलने लगती है। उसके बाल गोल्डन हो जाते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं और इसी पल गोकू पहली बार लेजेंडरी सुपर सैयान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल बन चुका गोकू गोहान से कहता है कि वो इंजर्ड पिकोलो को लेकर बुल्मा को ढूंढने और तुरंत नामिक छोड़ दें, क्योंकि अब से ये लड़ाई सिर्फ गोकू और फ्रीजा के बीच होगी। एपिसोड 48 की शुरुआत इसी नए सुपर सैयन गोकू के साथ होती है। जैसे ही गोहान इंजर्ड पिकोलो को बैटलफील्ड से लेकर निकलता है, गोकू अकेला फ्रीजा का सामना करता है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। पहले की तरह गोकू स्ट्रगल नहीं करता और वो फ्रीजा पर पूरी तरह हावी हो जाता है। पहली बार फ्रीजा खुद प्रेशर में आ जाता है। वो गोकू को घूरता रहता है और धीरे धीरे उसे सच समझ आने लगता है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा डर सच बन चुका है। उसके सामने वही शख्स खड़ा है जिसे वो हमेशा से डरता था, एक सुपर सैयान। गोकू भी बिना किसी झिझक के ये बात मान भी लेता है। अब फ्रीजा के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। घबराहट में वो एक बहुत ही रिस्की फैसला लेता है। वो अपनी बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करके एक गाइगेंटिक डेथ बॉल बनाता है और उसे सीधा नामिक के कोर की तरफ फेंक देता है। उसका प्लान होता है कि पूरे प्लेनेट को उड़ा देना ताकि गोकू भी उसके साथ खत्म हो जाए। सच में कितना बुरा लूजर है। एपिसोड 49 फ्रीजा अनाउंस करता है कि नामिक सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन सुपर सैयान गोकू बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो शांत होकर कहता है कि 5 मिनट फ्रीजा को हराने और अपने दोस्तों को सेफली निकालने के लिए काफ़ी है। फिर गोकू एक ऐसा काम करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो फ्रीजा को उसकी 100% फुल
पावर तक पहुंचा देता है। फ्रीजा धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम पावर रिलीज करता है और किंग काई ये देखकर हैरान रह जाता है। आखिर कौन अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को खुद ही पावरफुल तक पहुंचा देगा? जवाब है गोकू। दूर से किंग काई बार बार गोकू से कहता है कि फ्रीजा को अभी खत्म कर दो वरना देर हो जाएगी, लेकिन गोकू मना कर देता है। उसका कहना होता है कि वो फ्रीजा को उसकी एब्सोल्यूट बेस्ट कंडीशन में हराना चाहता है। ये लड़ाई अब सिर्फ जीतने की नहीं रही, ये क्रिलिंग का बदला लेने की लड़ाई बन चुकी होती है और गोकू जानता है कि अर्थ के ड्रैगन बॉल्स क्रिलिंग को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। इसी बीच गोहान सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो पहले इंजर्ड पिकोलो को गोकू के स्पेसशिप तक पहुंचाता है और फिर बुल्मा को ढूंढने निकल पड़ता है। वो बिल्कुल वक्त पर बुल्मा तक पहुंच जाता है और गिरते हुए बड़े पत्थरों से उसकी जान बचा लेता है। बेचारी बुल्मा ने भी बहुत कुछ झेला है। एपिसोड 50 अब फ्रीजा अपनी 100% फुल पावर में गोकू पर जबरदस्त स्पीड से हमला करता है। इस बार वो गोकू को कुछ पावरफुल पंचेस मारने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई है। लेकिन गोकू इन अटैक्स को आराम से इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि वो तो बस वार्म अप कर रहा था। हैरानी की बात यह होती है कि गोकू ये देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है, अच्छा हुआ, मुझे लगने लगा था कि तुम्हारी मैक्सिमम पावर बस इतनी है। अब उसे यकीन हो जाता है कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। फ्रीजा भी पहली बार गोकू की तारीफ करता है। वो मानता है कि गोकू बहुत पावरफुल है। उसके हिसाब से अगर फ्रीजा खुद एग्जिस्ट ना करता तो गोकू पूरी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंसान होता। जब नामेक पर यह महायुद्ध चल रहा होता है तब अर्थ पर भी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही होती है। मिस्टर पोपो कामी को बताता है कि सारे 7 अर्थ ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा हो चुके हैं। बिना वक्त गवाए मिस्टर पोपो शेनरॉन को समन करता है और विश मांगता है कि फ्रीजा और उसकी आर्मी के हाथों मरे हुए सभी लोग दोबारा जिंदा हो जाए। इस विश की वजह से ग्रैंड एल्डर गुरु डेंडे, ज्यादातर नामेकियंस और वजीटा भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। सच में ड्रैगन बॉल्स तो पूरा चीट कोड है। एपिसोड 51 शेनरॉन विश पूरी कर देता है और फ्रीजा की आर्मी के हाथों मरे हुए सब लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इसमें ग्रैंड एल्डर गुरु भी शामिल होते हैं। क्योंकि गुरु दोबारा जिंदा हो गए हैं इसलिए नामेक के ड्रैगन बॉल्स भी फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट प्लान था। अब किंग काई तुरंत ग्रैंड एल्डर गुरु से कांटेक्ट करता है और नामिक की सिचुएशन समझाता है। वो बताता है कि प्लैनेट कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है और सबको तुरंत वहां से निकलना जरूरी है। सिचुएशन के सीरियसनेस समझते ही गुरु डेंडो को पोरुंगा के पास भेजते हैं ताकि वो तीसरी और आखिरी विश मांग सके जो पहले नहीं मांगी जा पाई थी। इस बार विश बहुत सिंपल होती है, नामिक पर मौजूद सभी लोगों को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दो, सिर्फ गोकू और फ्रीजा को छोड़कर। किंग काई ने गोकू से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो नामिक छोड़ दे, लेकिन गोकू ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि ये लड़ाई उसे खुद ही खत्म करनी है। सच में गोकू को लड़ाई का अलग ही नशा है। इसी दौरान फ्रीजा की नज़र पोरुंगा पर पड़ती है। वो तुरंत इमॉर्टैलिटी मांगने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसे नामिकियन लैंग्वेज ही नहीं आती। तब डेंडे अपनी विश बोलता है। पोरुंगा विश एक्सेप्ट कर लेता है और एक ही पल में बाकी सब लोग नामिक से गायब हो जाते हैं और इस तरह गोकू और फ्रीजा के अलावा नामिक पर मौजूद सभी लोग अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब पूरे प्लेनेट पर सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं, गोकू और फ्रीजा। नीचे से नामिक धीरे धीरे टूट रहा होता है और दोनों आखिरी बार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब फैसला इसी लड़ाई में होना था नामिक के फटने से पहले। अगला एपिसोड गोकू और फ्रीजा के बीच जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगातार पंचेस एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन गोकू एक बात नोटिस करता है, फ्रीजा की 100% फुल पावर उसके लिए ही मुसीबत बन गई है। इतना ज़्यादा पावर ही उसके बॉडी को अंदर से ख़त्म कर रही होती है और उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे गिरने लगती है। ये देखकर गोकू समझ जाता है कि वो जीत चुका है, इसलिए वो लड़ाई ख़त्म करने का फैसला करता है। फ्रीजा को छोड़कर चलने लगता है, लेकिन फ्रीजा हार नहीं मानना चाहता था। गुस्से में गोकू पर 2 तेज एनर्जी डिक्स फेंकता है जो किसी ब्लेड की तरह काट सकते हैं। सुपर सैयान गोकू आसानी से उन अटैक से बच जाता है और आयरनी देखो, वही अटैक घूमकर फ्रीजा को ही लग जाता है। फ्रीजा अपने ही अटैक से 2 टुकड़ों में कट जाता है। एपिसोड 53 सीन अर्थ पर शिफ्ट होता है। ग्रैंड एल्डर गुरु दोबारा दुनिया छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार जाने से पहले वो अपनी पोजीशन और पावर्स अपने सबसे बड़े बेटों में से एक मूरी को दे देते हैं। अब मूरी नए ग्रैंड एल्डर बन जाते हैं। इस वजह से नामिकियन ड्रैगन बॉल्स भी हमेशा के लिए बने रहते हैं। उधर नामिक पर फ्रीजा बुरी तरह इंजर्ड हो चुका होता है और हार के बिल्कुल करीब होता है। तब वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो गोकू से रहम की भीख मांगता है। सच में कितनी बुरी तरह गिर गया था। फ्रीजा ने इतनी सारी बुरी चीज़ें की थी, फिर भी गोकू उसे मारते हुए छोड़ नहीं पाता। अपनी समझ के खिलाफ जाकर गोकू अपनी थोड़ी सी एनर्जी फ्रीजा को दे देता है ताकि वो बच सके। उसके बाद गोकू प्लेनेट छोड़कर जाने लगता है, लेकिन ये गोकू की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। फ्रीजा का ईगो उसे चैन से बैठने नहीं देता। जैसे ही गोकू अपनी गार्ड नीचे करता है, फ्रीजा उस पर एक आखिरी अटैक कर देता है।
बस अब गोकू का सब्र टूट जाता है। वो पलटकर फ्रीजा के अटैक को आसानी से वापस मोड़ देता है और एक पावरफुल कामेहामेहा के साथ फ्रीजा को ही उड़ा देता है। इस बार लगता है कि फ्रीजा सच में खत्म हो गया। अब नामिक के फटने में बहुत कम वक्त बचा होता है। गोकू जल्दी जल्दी प्लैनेट्स से निकलने का रास्ता ढूंढता है। उसे फ्रीजा का स्पेसशिप भी मिल जाता है, लेकिन वो उसे स्टार्ट नहीं कर पाता। इतने सारे एपिसोड्स के बाद प्लैनेट नामिक आखिरकार एक्सप्लोड हो जाता है। अगला एपिसोड अर्थ पर यामचा टेलीपैथी के थ्रू बुल्मा और बाकी सबको बताता है कि शायद गोकू नामिक के एक्सप्लोजन में मर गया है। सिचुएशन और भी मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि शायद नामिक की ड्रैगन बॉल्स गोकू और क्रिलिन को जिंदा कर भी दें तो वो वापस उसी जगह पर अपीयर होंगे जहाँ पहले नामिक था, और वहाँ तो सिर्फ खाली स्पेस है, मतलब वो तुरंत दोबारा मर जाएंगे। अब सबको कोई स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए होता है। हैरानी की बात यह है कि आइडिया वेजिटा देता है। उसका प्लान होता है कि पहले गोकू और क्रिलिन की सोल्स को अदर वर्ल्ड भेजा जाए, उसके बाद उन्हें अर्थ पर सेफली रिवाइव किया जा सकता है। जब 130 दिन बाद नामिकियंस ड्रैगन बॉल्स दोबारा एक्टिव होते हैं तो तब वो इसी प्लान पर काम करते हैं। सबसे पहले क्रिलिन को सक्सेसफुली रिवाइव कर दिया जाता है, लेकिन जब गोकू की बारी आती है सबको एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। पता चलता है गोकू मरा ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पोरुंगा गोकू को अर्थ पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है तो फेल हो जाता है। क्योंकि गोकू खुद वापस आना ही नहीं चाहता। मतलब किसी तरह वो नामिक के एक्सप्लोजन से बच गया और अपने दम पर अर्थ लौटने का प्लान बना रहा है। वजीरा तुरंत अंदाज़ा लगाता है कि गोकू शायद किसी दूसरे प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा होगा, इसलिए वो भी एक स्पेसशिप लेकर निकलने का फैसला करता है, या तो गोकू को ढूंढने के लिए या फिर खुद और स्ट्रांग बनने के लिए, पता नहीं। इसके बाद बची हुई विश से यामचा को भी जिंदा कर दिया जाता है। फिर 130 दिन गुजरने के बाद नामिकियंस ड्रैगन बॉल्स दोबारा एक्टिव होते हैं। इस बार उनसे तियान और शियात्सु को रिवाइव किया जाता है। अब उनके सारे दोस्त दोबारा जिंदा हो चुके होते हैं। उसके बाद एक आखिरी इंपॉर्टेंट विश मांगी जाती है। सारे नामिकियंस को एक नए प्लेनेट पर बसा दिया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकें। सब कुछ ठीक होने के बाद अर्थ पर ज़िंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। जी फाइटर्स अपनी रोज़ की लाइफ में वापस लौट जाते हैं, लेकिन एक कमी अब भी रहती है। सब बस एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, गोकू कब घर वापस आएगा। एपिसोड 55 नामिक की लड़ाई को 1 साल बीत चुका होता है। अर्थ पर ज़िंदगी लगभग नॉर्मल हो चुकी होती है। चीची अब भी गोहान को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए फोर्स कर रही रहती है और गोहान बार बार सोचता रहता है पापा आखिर कब वापस आएंगे। कुछ ही देर बाद वजीटा भी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अर्थ लौट आता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वजीटा को ये देखकर बहुत इरिटेशन होती है कि 1 साल बाद भी गोकू अर्थ वापस नहीं आया। अब उसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं होती है, इसलिए बुल्मा उसे कहती है कि जब तक गोकू वापस नहीं आ जाता तब तक वो कैप्सूल कॉर्पोरेशन में उनके साथ रह सकता है। वजीरा को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी में वो मान जाता है। तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। जब गोहान पढ़ाई कर रहा होता है उसे एक बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक एनर्जी अर्थ की तरफ आती हुई महसूस होती है, और सबसे डरा देने वाली बात ये एनर्जी उसे पहचानी हुई लगती है, फ्रीजा। गोहान बिना वक्त गवाए उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है जहां बाकी जी फाइटर्स पहले ही पहुंच चुके होते हैं। कुछ ही देर बाद एक स्पेसशिप अर्थ पर लैंड करती है। उसमें सिर्फ फ्रीजा नहीं होता, उसके साथ होता है किंग कोल्ड, उसका पिता। सब हैरान रह जाते हैं। फ्रीजा किसी तरह नामिक के एक्सप्लोजन से बच गया था। जब वो स्पेस में आधी मौत की हालत में टहल रहा था तब उसके पिता ने उसे ढूंढ लिया। उसके बाद उसका पूरा बॉडी साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी से रिबिल्ड किया गया। अब वो पहले से भी ज़्यादा डेंजरस बन चुका होता है। अर्थ पर पहुंचते ही फ्रीजा अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि गोकू के आने तक अर्थ के सभी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन उसके सोल्जर्स अटैक कर पाते उससे पहले ही एक मिस्टीरियस लड़का अचानक सामने आ जाता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो फ्रीजा के सारे सोल्जर्स को इतनी आसानी से ख़त्म कर देता है जैसे वो कुछ थे ही नहीं। आखिर ये लड़का है कौन? एपिसोड 56 वो मिस्टीरियस टीनेजर सीधा फ्रीजा और किंग कोल्ड के सामने खड़ा हो जाता है और बिल्कुल शांति से कहता है, मैं तुम दोनों को मारने आया हूँ। फ्रीजा पहले तो उसकी बात पर हंस देता है, लेकिन उसकी हंसी जल्दी गायब हो जाती है। उसका स्काउट और उस लड़के की पावर लेवल लगभग 0 दिखाता है। फिर भी वो लड़का फ्रीजा के सारे सोल्जर्स को बिना किसी एफर्ट के ख़त्म कर देता है। उधर जी फाइटर्स भी इस लड़ाई की एनर्जी महसूस कर रहे होते हैं। सब कन्फ्यूज़ होते हैं, इतनी ज़बरदस्त पावर, लेकिन ये गोकू की नहीं है। मिस्टीरियस लड़का फ्रीजा को ओपनली चैलेंज करता है। वो उसके साइबॉर्ग बॉडी का भी मजाक उड़ाता है। फ्रीजा उसे धमकी देता है। तब लड़का शांत होकर कहता है, मैं एक सुपर सैयान हूँ, और फिर सबके सामने वो सुपर सैयान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे उसके बाल सुनहरे होते हैं और उसकी गोल्डन ऑरा फैलती है, फ्रीजा का चेहरा ही बदल जाता है। उसे नामिक की कोई लड़ाई याद आ जाती है। जी फाइटर्स भी उस एनर्जी को महसूस करते हैं। एक पल के लिए गोहान सोचता है कि शायद गोकू आ गया, लेकिन वजीरा तुरंत समझ जाता है कि ये कोई और है, और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। फ्रीजा उस लड़के पर अटैक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लड़का उसके हर अटैक्स को आसानी से रोक देता है। फ्रीजा एक गाइगेंटिक सुपरनोवा भी लॉन्च करता है जो पूरे प्लेनेट को उड़ा सकती थी, लेकिन वो भी बेकार जाती है। उसके बाद लड़का पल भर में फ्रीजा के पास पहुंचता है और अपनी तलवार से उसके
टुकड़े कर देता है, फिर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। इस बार फ्रीज़ा सच में मर जाता है। ये देखकर किंग कोल्ड स्ट्रैटेजी बदलता है। वो उस लड़के को अपनी साइड जॉइन करने का ऑफर देता है, लेकिन लड़का सीधा मना कर देता है। किंग कोल्ड सोचता है कि शायद उस तलवार में ही उसकी पावर है, इसलिए वो मौका देखकर तलवार छीन कर सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकलता है। लड़का बिना तलवार के ही किंग कोल्ड को आसानी से हरा देता है और उसे भी मार देता है। उसके बाद उसका स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बस एक ही दिन में फ्रीज़ा और किंग कोल्ड दोनों का चैप्टर खत्म हो जाता है। जब ज़ी फाइटर्स वहाँ पहुँचते हैं तो सब शॉक में होते हैं। बुल्मा पहले सोचती है कि ये सब गोकू ने किया होगा, लेकिन जल्दी सबको समझ आ जाता है कि ये गोकू नहीं है, वो मिस्टीरियस लड़का बस इतना कहता है। गोकू लगभग 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा और सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। सोचो वेजिटा पर क्या बीत रही होगी। एक सुपर सैयान ही उसके लिए काफ़ी था, अब तो 2-2 सुपर सैयान घूम रहे हैं। अगला एपिसोड सब लोग उस मिस्टीरियस लड़के के साथ उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उसके हिसाब से गोकू आने वाला होता है। रास्ते पर सब सवाल पूछते रहते हैं, वो कौन है, गोकू को कैसे जानता है, सुपर सैयान कैसे बना, कैप्सूल कॉर्पोरेशन का लोगो उसके कपड़ों पर क्यों है, लेकिन वो ज़्यादातर सवालों का जवाब नहीं देता, सिर्फ 2 बातें बताता है। उसकी एज 17 साल है और वो कैप्सूल कॉर्पोरेशन का नहीं है। वेजिटा सबसे ज़्यादा परेशान होता है। उसके हिसाब से यूनिवर्स में एक और सुपर सैयन होना ही नहीं चाहिए, और ऊपर से उस लड़के के नेचुरल बाल भी काले नहीं बल्कि दूसरे कलर के होते हैं। कुछ देर बाद आसमान से एक स्पेस पॉड गिरता है और उसमें से गोकू बाहर निकलता है। सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब गोकू से उस मिस्टीरियस लड़के के बारे में पूछा जाता है तो गोकू खुद कहता है कि वो उसे पहली बार देख रहा है। जब उसे बताया जाता है कि इसी लड़के ने फ्रीज़ा को मारा है तो गोकू काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। मिस्टीरियस लड़का गोकू से कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात अकेले में करनी है। दोनों थोड़ी दूर चले जाते हैं। वहाँ लड़का एक बहुत बड़ा राज बताता है। उसके हिसाब से फ्रीज़ा को असल में गोकू ही हराने वाला था, लेकिन टाइमलाइन बदल दी गई है, इसलिए उसे बीच में आकर फ्रीज़ा को ख़त्म करना पड़ा। गोकू इतना सीरियस नहीं होता। वो कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ती तो वो भी वैसे भी टाइम पर पहुँच ही जाता, क्योंकि उसने एक नई टेक्निक सीख ली है। उस मिस्टीरियस लड़के को एहसास होता है कि शायद उसने हिस्ट्री का फ्लो ही बदल दिया है, लेकिन आगे की बात बताने से पहले वो गोकू से एक रिक्वेस्ट करता है, एक बार सुपर सैयान बनकर दिखाओ। गोकू बिना किसी दिक्कत के तुरंत सुपर सैयान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे ट्रंक्स को यकीन हो जाता है कि गोकू ने इस फॉर्म पर पूरी मास्टरी हासिल कर ली है। उसके बाद ट्रंक्स भी सुपर सैयान बन जाता है और इस तरह एक ही जगह पर 2 सुपर सैयान आमने सामने खड़े होते हैं। दूर खड़ा वेजिटा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। दोनों एक छोटा सा स्पैरिंग मैच करते हैं और गोकू उस टेस्ट को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है। उसके बाद वो लड़का आखिरकार अपनी असली पहचान बताता है, मेरा नाम ट्रंक्स है और मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये सुनकर गोकू भी हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बताता है कि वो टाइम ट्रैवल करके सिर्फ एक वजह से यहाँ आया है, गोकू को फ्यूचर के खतरे के बारे में वार्न करने के लिए। उसके मुताबिक आज से 3 साल बाद डॉक्टर गैरो नाम का साइंटिस्ट, जो पहले रेड रिबन आर्मी का हिस्सा था, तो बहुत ही पावरफुल एंड्रॉइड्स बनाएगा और वो एंड्रॉइड्स पूरी अर्थ को तबाह कर देंगे। डॉक्टर गैरो वही विलन था जिसके ऑर्गेनाइजेशन को गोकू ने बचपन में ही खत्म कर दिया था। ट्रंक्स के फ्यूचर में वेजिटा, पिकोलो, टियान, यामचा, क्रेलिंग और शियात्सु सब एंड्रॉइड से लड़ते हुए मर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, गोकू उनसे लड़ ही नहीं पाता, क्योंकि एंड्रॉइड्स के आने से पहले ही उसकी मौत एक हार्ट वायरस की वजह से हो जाती है। ये सुनकर सब कुछ और भी सीरियस लगने लगता है, इसलिए ट्रंक्स गोकू को एक मेडिसिन देता है और कहता है जब हार्ट वायरस के सिम्टम्स शुरू हों तब ये दवा ले लेना। फिर ट्रंक्स एक और बड़ा राज खोलता है। वो कहता है मैं असल में वेजिटा और बुल्मा का बेटा हूँ और मेरी बर्थ 2 साल बाद हो गई। ये सुनकर गोकू भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। ट्रंक्स तुरंत गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात किसी को ना बताए। अगर बुल्मा या वेजिटा को अभी सच पता चल जाए तो फ्यूचर बदल सकता है और शायद ट्रंक्स का वजूद ही खत्म हो जाए। अपना मिशन पूरा करने के बाद ट्रंक्स कहता है कि अगर सब ठीक रहा तो फ्यूचर में दोबारा आएगा और एंड्रॉइड्स के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करेगा। उसके बाद वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में वापस चला जाता है। जब बाकी ज़ी फाइटर्स वहाँ पहुँचते हैं, पिकोलो बताता है कि उसने पूरी बात सुन ली थी। वो सबको सब कुछ बता देता है, बस एक बात छुपा लेता है कि ट्रंक्स वेजिटा और बुल्मा का बेटा है। सबको ये कहानी अजीब ज़रूर लगती है, लेकिन टाइम मशीन देखकर किसी के पास शक करने की वजह नहीं बचती, इसलिए सब डिसाइड करते हैं अगले 3 साल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होंगे। एपिसोड 58 अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि गोकू नामिक के एक्सप्लोजन से कैसे बचा। जब नामिक टूट रहा था, गोकू ने फ्रीज़ा की स्पेसशिप चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब सब उम्मीद खत्म हो गई थी तभी अचानक गिनियो फोर्स का एक स्पेस पॉड उसके पास से गुजरता है। गोकू हवा में उछलकर उस पॉड को पकड़ लेता है, अंदर को उसका रैंडम बटन दबाता है और किसी तरह वो पॉड चल पड़ता है। इसी वजह से गोकू नामेश से बच निकलता है। बाद में वो प्लेनेट यादरात पर क्रैश लैंड करता है। वहाँ के लोग उसे बेहोशी की हालत में पाते हैं। वो उसका इलाज करते हैं और नए कपड़े भी देते हैं, क्योंकि उसके पुराने कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। वेजिटा कहता है कि ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि शायद यादरात ही गिनियो फोर्स का अगला टारगेट था। रिकवरी के
दौरान गोकू यादरात के लोगों से एक नई टेक्निक सीखता है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन। गोकू समझाता है कि इस टेक्निक की मदद से वो किसी भी इंसान की एनर्जी फील करके तुरंत उसके पास टेलीपोर्ट हो सकता है। सबूत के लिए वो अचानक गायब हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स बाद मास्टर रोशी के सनग्लासेस लेकर वापस आ जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, बस वेजिटा को छोड़कर। उसका मूड तो पहले से ही खराब चल रहा होता है। उसके बाद बात दोबारा ट्रंक्स की वार्निंग पर आती है। पिकोलो सबको याद दिलाता है 3 साल बाद साउथ सिटी के पास डॉक्टर गैरो के एंड्रॉइड्स अटैक करेंगे और अगर कोई उस वक्त तक स्ट्रांग नहीं बना तो उसे लड़ाई में आना ही नहीं चाहिए। तब बुल्मा एक स्मार्ट सजेशन देती है। डॉक्टर गेरो को अभी ढूंढ कर रोक देते हैं, एंड्रॉइड्स बनने ही नहीं देंगे। लेकिन वेजिटा तुरंत मना कर देता है। वो इतनी ज़बरदस्त फाइट का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहता और हैरानी की बात गोकू भी उससे एग्री करता है। टिपिकल साइंस, लड़ाई का मौका मिले तो छोड़ते ही नहीं। इसलिए एंड्रॉइड्स को पहले ही रोकने के बजाय सब डिसाइड करते हैं कि जब वो आएंगे तब उनका सामना करेंगे। उसके बाद सब अपनी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वेजिटा गोकू को याद दिलाता है कि उनकी राइवलरी अभी ख़त्म नहीं हुई। पिकोलो डिसाइड करता है कि वो गोकू और गोहान के साथ ट्रेनिंग करेगा। और गोकू जाते जाते बुल्मा से एक अजीब सी बात कह देता है, अपने होने वाले बेबी का ध्यान रखना। ये सुनकर सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ गोकू को ही पता होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। फिर अगले 3 साल के ट्रेनिंग का मॉन्टेज दिखाया जाता है। गोकू, गोहान और पिकोलो साथ मिलकर रोज ट्रेनिंग करते हैं और गोहान धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। टियान और शियात्सु अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं। यामचा अकेला प्रैक्टिस करता है लेकिन उससे लगता है कि वो बाकी सबसे पीछे छूट रहा है। और क्रीलिंग मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर रोशी की प्रायोरिटीज़ हमेशा की तरह ट्रेनिंग से थोड़ी अलग होती हैं। मास्टर रोशी की ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स से ज़्यादा इंटरेस्ट मैगजीन्स में होता है। बुड्ढे की पुरानी आदत अभी भी कहीं नहीं। उधर वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। वो बुल्मा से एक ग्रेविटी चेंबर बनवाने को कहता है जो 300 टाइम्स अर्थ की ग्रेविटी तक जा सके। लेकिन वेजिटा इतने पर भी नहीं रुकता। वो अपने आप को इतना पुश करता है कि एक दिन पूरा ग्रेविटी चेंबर ही ब्लास्ट हो जाता है और वो खुद भी मौत के बहुत करीब पहुँच जाता है। बुल्मा उसका इलाज करती है लेकिन रिकवर होते ही वेजिटा दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है, मुझे गोकू से ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। उधर घर पर चीची पहले गोहान को ट्रेन करने नहीं देती। उसका कहना होता है कि गोहान को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब उसे एंड्रॉइड्स के खतरे की सीरियसनेस समझ आती है और गोकू के एक हल्का सा प्यार भरा थपकी देने से वो दूर जाके गिर जाती है, तब वो मजबूरी में मान जाती है। लेकिन एक कंडीशन रखती है, गोकू को प्रॉमिस करना होगा ये उसकी आखिरी लड़ाई होगी। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और देखते ही देखते 3 साल पूरे हो जाते हैं। गोकू, गोहान और पिकोलो साउथ सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं एंड्रॉइड्स का सामना करने के लिए। एपिसोड 59। रास्ते में गोकू, गोहान और पिकोलो की मुलाकात हवा में उड़ते हुए क्रेलिंग से होती है। जब सब साउथ सिटी पहुंचते हैं वहाँ यामचा, तियान और बुल्मा पहले से मौजूद होते हैं। बुल्मा की गोद में एक बेबी होता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। गोकू तुरंत सोचता है कि शायद ये यामचा का बेटा है। यामचा तुरंत मना कर देता है। तब गोकू बिल्कुल कैजुअली बोल देता है, ये ट्रंक्स है और इसका बाप वेजिटा है। बुल्मा एकदम शॉक हो जाती है। उसने तो अभी तक किसी को ये बात बताई भी नहीं थी। अभी अभी वेजिटा कहीं नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन गोकू बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। उसे पूरा यकीन होता है कि वेजिटा ज़रूर आएगा। टियान बताता है कि वो शियात्सु को जानबूझकर पीछे छोड़कर आया ताकि वो सेफ रहे। सब एंड्रॉइड्स का इंतजार करते रहते हैं लेकिन काफ़ी देर तक कुछ नहीं होता। तभी याजिरो अचानक आ जाता है। वो सिर्फ कोरिन की तरफ से संजू बीन्स का बैग देकर तुरंत वापस चला जाता है। उसका लड़ाई में रुकने का बिल्कुल मूड नहीं होता। थोड़ी देर बाद अचानक आसमान में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। याजिरो की गाड़ी ब्लास्ट होकर समुद्र में गिर जाती है। इसी दौरान पिकोलो 2 लोगों को पास के सिटी की तरफ जाते हुए देखता है लेकिन एक अजीब बात होती है, उन दोनों की एनर्जी किसी को फील ही नहीं होती। तब सबको समझ आ जाता है एंड्रॉइड्स की एनर्जी सेंस नहीं की जा सकती क्योंकि वो इंसान नहीं मशीन है। अब उन्हें ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, सब लोग अलग अलग होकर सिटी के अंदर घुस जाते हैं। उधर गोहान कुछ देर के लिए बुल्मा के साथ रुकता है और समुद्र से याजिरो को बाहर निकालता है। हैरानी की बात, वो बिल्कुल ठीक होता है। सिटी के अंदर एंड्रॉइड्स अपनी असली पहचान दिखा देते हैं। एंड्रॉइड 19 और एंड्रॉइड 20 बिना किसी रहम के सिविलियंस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यामचा उन तक पहुंचता है। शुरू में वो उन्हें पहचान नहीं पाता लेकिन उनके कपड़ों पर बना रेड रिबन आर्मी का सिंबल देखते ही समझ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए एंड्रॉइड 20 उसे पकड़ लेता है, उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर अपना हाथ सीधा यामचा के सीने के पार निकाल लेता है। एक ही पल में यामचा बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। पास में ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर गोकू और बाकी सब वहां पहुंचते हैं। एंड्रॉइड 20 बिल्कुल आराम से यामचा का बॉडी उनके सामने फेंक देता है। गोकू तुरंत क्रीलिंग से कहता है उसे यहाँ से ले जाओ और सेंजो बीन खिला दो। उसके बाद गोकू एंड्रॉइड से कहता है कि सिटी से बाहर चल कर लड़ें
ताकि और लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन एंड्रॉयड 20 जवाब में सिटी का एक बड़ा हिस्सा उड़ा देता है, जैसे कह रहा हो उसे किसी की परवाह नहीं। गोकू तुरंत उस पर हमला करता है। अटैक के दौरान एंड्रॉयड 20 का हेडगियर का एक हिस्सा टूट जाता है और उसके अंदर का मैकेनिकल ब्रेन दिखने लगता है और सबको पूरी तरह यकीन हो जाता है ये सच में एंड्रॉयड्स हैं। उसके बाद एंड्रॉयड सिटी से बाहर चलने के लिए मान जाते हैं, लेकिन दया की वजह से नहीं, उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। वो गोकू से कहते हैं जहाँ मरना है वहीं जगह चुन लो। अगला एपिसोड गोकू और पिकोलो और टियान एंड्रॉयड्स को सिटी से दूर ले जाते हैं। उधर क्रेलिन यामचा को सेंजो बीन खिलाकर बचा लेता है। होश में आते ही यामचा सबसे ज़रूरी बात बताता है, ये एंड्रॉयड्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये सुनकर क्रेलिन, गोहान और यामचा तुरंत गोकू तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले एंड्रॉयड्स अपनी कहानी बताते हैं। डॉक्टर गेरो ने कई सालों तक छोटे छोटे स्पाई रोबोट्स के थ्रू गोकू पर नज़र रखी थी। उसने गोकू की फाइटिंग स्टाइल और पावर का सारा डेटा कलेक्ट किया, सिर्फ रेड रिबन आर्मी का बदला लेने के लिए नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डॉक्टर गेरो के रोबोट्स नामिक तक कभी नहीं पहुंच पाए, इसलिए एंड्रॉयड्स को सुपर सैयन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। गोकू इसी बात का फ़ायदा उठाता है, वो सबके सामने सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शुरू में एंड्रॉयड 90 के खिलाफ गोकू पूरी तरह हावी रहता है। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और ज़्यादा फास्ट भी, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगती है क्योंकि एंड्रॉयड 19 गोकू के अटैक्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कामेहामेहा की एनर्जी भी। हर अटैक के साथ गोकू की स्टेमिना कम होती जाती है और फिर सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। अचानक गोकू अपना सीना पकड़ लेता है। ये देखते ही गोहान तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है। हार्ट वायरस, वही हार्ट वायरस जिसके बारे में ट्रंक्स ने वार्निंग दी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये वायरस उस वक्त नहीं आया जब ट्रंक्स ने कहा था, और सबसे बड़ी गलती, गोकू ने वो मेडिसिन ली ही नहीं थी। अब गोकू की ताकत बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। वो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा होता है। ये देखकर एंड्रॉयड 19 तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। उसका प्लान होता है कि गोकू की बची हुई थोड़ी सी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करके उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। पिकोलो बिना देर किए गोकू को बचाने के लिए बीच में आता है, लेकिन एंड्रॉयड 20 उसे मौका ही नहीं देता। वो तुरंत एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट चला देता है। अटैक सीधा पिकोलो को लगता है और पिकोलो जोर से दूर जाकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। एक ही अटैक में एंड्रॉयड 20 ने पिकोलो को रोक दिया।